ठीक है, दो वेक्टर, 2 3 4 वेक्टर दे दिया, ठीक है, तो उसे आपस में ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने के लिए मैंने बोला था अगर वेक्टर को जोड़ना है तो वेक्टर को जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ लॉ है, ठीक है, वेक्टर को जोड़ने के लिए कुछ लॉ है। तो ये लॉ मैंने बताया था, एक बार थोड़ा सा बोल करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो वेक्टर लॉ क्या क्या थे, जो वेक्टर को जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है, इनके मदद से एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पहला लॉ था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो मेरे पास एक लॉ था ट्राइंगल लॉ। दूसरा लॉ है पॉलीगॉन रूल, जो दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन में, तो उसको जोड़ने के लिए पॉलीगॉन रूल यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी दो वेक्टर को ही जोड़ता है, लेकिन ट्राइंगल लॉ भी दो वेक्टर को जोड़ता है, पैरेललोग्राम लॉ भी दो वेक्टर को जोड़ता है। नंबर 4, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी एक मेथड है वेक्टर को सम करने का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 थर्ड वन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स लॉ और रूल्स में, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ भी दो वेक्टर को जोड़ता है, पैरेललोग्राम लॉ भी दो वेक्टर को जोड़ता है। तो अरे ट्राइंगल लॉ से अगर मेरा काम हो गया तो पैरेललोग्राम लॉ का क्या जरूरत था, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगता। तो पैरेललोग्राम लॉ क्यों आया, ट्राइंगल लॉ मैंने पढ़ाया था, क्या था ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ बोला था कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो उसको दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल की तरह ले लो, ठीक है। इफ वी टेक टू वेक्टर्स एज अ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, इसको हेड बोल रहे हैं, हेड जहाँ पे वहाँ पे टेल दूसरे का मिलेगा, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड है ट्राइंगल का, तो इसका जो तीसरा जो साइड होगा ट्राइंगल का जो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, हेडेड कोलाइड होना मतलब रिवर्स ऑर्डर, उसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट या सम ऑफ दिस टू वेक्टर। यही था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से बोल दूं, ए बी दो वेक्टर अगर दो साइड है ट्राइंगल का, देन थर्ड साइड वो रिप्रेजेंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, वो रिप्रेजेंट करेगा समेशन या एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो इसको बहुत सारा नाम दिया गया, रिजल्टेंट भी बोला जाता है, इसे हम लोग टोटल भी बोलते हैं, नेट भी बोलते हैं, इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसी से सेकेंड नेक्स्ट रूल में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल में आए थे पॉलीगॉन रूल, जो नथिंग बट दो से ज़्यादा वेक्टर मैंने लिया था, तो ट्राइंगल लॉ से इजीली इसे ड्राइव किया था, ठीक है। तो प्रूव, यहाँ क्वेश्चन आता है प्रूव पॉलीगॉन रूल फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो मैंने इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूव करके दिखाया था। अब बात है कि पैरेललोग्राम लॉ क्यों आया। ट्राइंगल लॉ तो था दो वेक्टर के लिए, फिर पैरेललोग्राम लॉ क्यों आया, पैरेललोग्राम लॉ आने का क्या रीजन हुआ, जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सवाल है कि ट्राइंगल लॉ भी दो वेक्टर के लिए, पैरेललोग्राम लॉ भी दो वेक्टर के लिए, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, लेट्स सी। तो मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक से, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइव क्लास अटेंड करना पड़ेगा, लाइव क्लास अटेंड नहीं कीजिएगा तो एब्सेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, एब्सेंट ट्रीट होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी एब्सेंट कर रहे हैं। बाकी लोग अभी हॉलीडे में हैं, एग्जाम बहुत सारे का, तो आपका भी तो एग्जाम, आपका भी डेट नहीं आया। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी दो वेक्टर को जोड़ने में हेल्प करता है, ऐसा क्यों, ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल लॉ दिखा दूँ। ट्राइंगल लॉ ये था कुछ, देखने में ये थोड़ा लाइट कलर हो रहा है, तो और थोड़ा ऐसा लाइट कलर कर देता हूँ, दिख पाए, चलिए ठीक। तो मैंने दो वेक्टर लिया, ट्राइंगल लॉ देखिएगा, ये एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इसका नाम रख दिया है ए वेक्टर और इसका नाम रख दिया है बी वेक्टर। देखिएगा यहाँ पे ये सेम ऑर्डर में, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होना चाहिए सर ये क्या, रिवर्स वेक्टर जो थर्ड साइड है ट्राइंगल का, इस तरह कुछ ये होना चाहिए, बना दिया मैंने थर्ड साइड,
इसका नाम है, ये होगा, इसको प्यार से रिजल्टेंट बोलते हैं आर वेक्टर। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से निकल जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिखना होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी, ए बी को बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो फिर अब बात है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या हो गया। तो आप जानते होंगे कि आर वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है तो मैग्नीट्यूड, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको बोला कि इसका मैग्नीट्यूड अलग से बताइए और डायरेक्शन अलग से बताइए, तो आपको पहला ये पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बोला, और या फॉर्मूला क्या होगा ए और बी के टर्म में, डायरेक्शन इन टर्म ऑफ ए एंड बी क्या होगा। तो वहाँ पे ट्राइंगल लॉ जो दिया था वो फंस गया, वहाँ पे वो नहीं बता पा रहा कि इसको कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड को यहाँ से और डायरेक्शन को सेपरेट करें। तो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आया, ठीक है, उस इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पे अपने इंटेलिजेंसी से थोड़ा सा बोला कि अरे यार इतना आसान तो है, एक सेकेंड, इतना आसान तो है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो तुम निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये तो झमेला है, कैसे निकाल सकते हैं, बोले एकदम आसान है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाला जा सकता, तो इसमें थोड़ा पैतरा लिया गया। क्या पैतरा लिया गया, ये वाले वेक्टर को, ठीक है, ये वाले वेक्टर को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले वेक्टर को क्या किया, देखिएगा ध्यान से, इस वाले का टेल और इस वाले टेल को आपस में मिला दिया गया। तो अगर मैं बी दोबारा से दिखा रहा हूँ, बी दोबारा दिखा रहा हूँ, दोनों के टेल को मिला दिया गया, कंपोनेंट वेक्टर का टेल को मिला दिया गया। तो ए वेक्टर कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल में था, ठीक है, और बी वेक्टर आपका, बी वेक्टर यहाँ पे इस तरह कुछ है, तो इन दोनों का टेल को मिला दिए कुछ इस तरह, मैं पैरेलल कोशिश कर रहा बनाने का। ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, राइट। तो ये दोनों वेक्टर का टेल को मिला दिया। अब बोले आप आर वेक्टर का भी टेल को मिला दो, मतलब तीनों वेक्टर के टेल को बिना वेक्टर का डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो वर्टिकल, बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होगा एकदम, ठीक है, मैं थोड़ा सीधा कर दूं, एकदम बिना डायरेक्शन डिस्टर्ब किए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, इसको बिना, देखिए इसका जस्ट पैरेलल वेक्टर बन गया, इसको बिना डायरेक्शन डिस्टर्ब किए इसको यहाँ पे मैं मिला दिया। तो ये क्या हुआ, टेल मिल गया, ये सबका, जब सबका टेल मिल गया यहीं पे आपका मजा आया, ठीक है। देखिए सबका टेल मिल गया, दिख रहा है, देखिए सबका टेल मिल गया, क्या हुआ, थैंक यू कर रहा है, सबका टेल मिल गया, हाँ, ठीक है, थैंक यू हो रहा है, सबका टेल मिल गया। ये हुआ आर वेक्टर, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हुआ मेरा आर वेक्टर भाई साहब। तो सबका टेल मिल चुका है। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा पैतरा लिया, एक कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका पैरेलल, ए का पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। उसी तरह मैंने बी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, बी का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। तो ए और बी का पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर अब इस फिगर को देखा जाए, ए का पैरेलल ये, यानी ये ए वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये बी वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो अगर इन दोनों का पैरेलल मैंने बनाया तो ये जो फिगर बन रहा है इसका नाम दे दे रहा हूँ पी क्यू एल एम। ये जो पी क्यू एल एम बना, ये क्या दिख रहा है आपको, एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, थोड़ा ऊपर चले जाओ,
एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, चले आ जाए ऊपर, दिख रहा तो PQLM क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा बनता हुआ, ये वाला एक पैरेललोग्राम बना। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम में ये जो R है, R वेक्टर, वो क्या है, रिजल्टेंट है AB वेक्टर का। AB क्या दिख रहा है, A और B दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, adjacent side of a parallelogram. So when two vectors are represented by adjacent side of a parallelogram from one point, ठीक है, and then the resultant will be represented by, this is called diagonal, इसको क्या बोलते हैं, diagonal। ठीक है, तो this is your diagonal, तो resultant is represented by diagonal drawn from the same point। इसी को मतलब मैंने कान पकड़ के, ट्रायंगल लोगो पकड़ के उठा करके पैरेललोग्राम बना दिया, और रिजल्टेंट भाई साहब वही रहे, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो सिर्फ डायगोनल का डायगोनल जैसा दिख रहा है। तो ये चूंकि पैरेललोग्राम में ये दो साइड पैरेललोग्राम का बन चुका है, पहले ये दो साइड ट्रायंगल का था, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये दो साइड किसका है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, इसीलिए ये कहलाया, यहाँ पे जो कहलाया ये आर वेक्टर वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, लेकिन यहाँ ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो बोले सर वहाँ यहाँ दोनों तो सेम है, नहीं, यहाँ पे आप ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों तो सेम है, क्या फर्क हुआ, मजाक कर रहा है, नहीं, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री यूज करके आर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है आर मॉड, और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दुनिया में किसी चीज का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, आर का डायरेक्शन निकालना है तो हॉरिजेंटल वेक्टर के साथ एक एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो ये आपको अल्फा निकालने के लिए बोलेगा। तो दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज डायरेक्शन, ये दो चीज आप निकाल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि अगर दो वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of a parallelogram, adjacent side of a parallelogram drawn from a point, then the diagonal drawn from the same point, okay, drawn from the same point represent the resultant of that two vector। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं बोल दूं, तो ये लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेज दैट, जस्ट वो डायग्राम बनाएंगे, ट्राइंगल लॉ नहीं बनाना है, ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं बनाना था, मैंने समझाने के लिए ट्राइंगल बनाया आपका, ठीक है, मैं समझाने के लिए ट्राइंगल, आपको डायरेक्ट ये वाला बनाना है डायग्राम, ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए डॉटेड है। तो द लॉ स्टेज दैट, लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ, लिख दे रहा हूं पैरेललोग्राम, द लॉ स्टेज दैट if two vectors are represented in magnitude, पहले आपको डायग्राम देना होगा ऊपर या लेफ्ट साइड में अगर जगह बना पा रहे तो, मैग्नीट्यूड एंड direction by the two adjacent sides of a parallelogram, they drawn from a point, then their resultant, स्मॉल आ रहा होगा, resultant, then the resultant is represented by
the diagonal drawn from that point. ठीक है, तो द लॉ स्टेट अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से अलग अलग जगह पे नहीं होना चाहिए, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम दैट सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जहां से दोनों रेडिएट हुआ है उसी पॉइंट से आपका डायगोनल भी निकलना चाहिए। मैं क्योंकि पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, देखिए पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल, दो डायगोनल, एक ये भी डायगोनल हो सकता है लेकिन ये अलग पॉइंट हो जाएगा, सेम पॉइंट जहाँ मीटिंग पॉइंट है वहीं से जो डायगोनल निकलेगा तो वो कहलाएगा रिजल्टेंट। तो ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, इस डायग्राम को बना करके देन उसके नीचे लॉ लिखना है, या साइड में डायग्राम बना करके राइट साइड में डायग्राम बना के लॉ लिखना होता है, ठीक है। तो ये जब मैं भेजूंगा तो इसको कॉपी में लिखना, ठीक है, ठीक है हुज़ैफा, समझे। ट्राइंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ कैसे बना, ट्राइंगल लॉ का दो जो साइड था वेक्टर उसको हम पैरेललोग्राम का दो साइड बना दिए, रिजल्टेंट हो गया डायगोनल, इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात है कि हम लोग ये जो मॉडिफिकेशन किए क्यों किए, एक ही कारण था कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ आर और डायरेक्शन ऑफ आर को अलग अलग दिखाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऐसा क्या किया कि ये दोनों आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं ये दोनों को हम लोग सेपरेट करके दिखा सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे वेक्टर रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर का एनालिसिस हो सकता है, यानी वेक्टर को तोड़ करके दिखाया जा सकता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को अलग अलग विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ का यही खास बात है। तो कैसे दिखाया जा सकता है अब वो मैं दिखा रहा हूं। तो टू फाइंड, क्वेश्चन पूछता है फाइंड रिजल्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन ड्राइव करने थे, रिजल्टेंट, एक सेकेंड, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट, एक सेकेंड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, यही से आपका न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो गया ऑलरेडी वेक्टर में। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है बोल देगा, एंगल एक दूसरे के साथ थीटा बना रहा है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा। तो आपको बोला नहीं यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा है या पैरेललोग्राम बना रहा है, लेकिन बोले नहीं बोले हमको उससे मतलब नहीं है। मेरे पास एक ही टूल है, क्या मेरे पास एक ही टूल है, पैरेललोग्राम लॉ, जिसके मदद से हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और कोई टूल नहीं, वेक्टर का यही एक टूल है आपका सबसे पहला, जिसके मदद से आप निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले वेक्टर तो दे दिया है, अगर नहीं देता तो आपको लेट ए एंड बी विद द टू वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा, अगर दे दिया है तो ओके। तो दो तीन वेक्टर बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले अच्छा सा, तो बड़ा ये पैरेललोग्राम है, अब बड़ा लेता हूं मैं इससे, क्या हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर लिया, और एक ले लेता हूं, ये हुआ दो वेक्टर जो आपका एडजेसेंट साइड हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा। एंगल कहाँ बनता है, एंगल दोनों टेल टेल, ये टेल टेल जहाँ मिल रहा है उसके बीच में जो सबसे छोटा एंगल होता है मिनिमम, एक इधर भी है, सबसे छोटा जो लीस्ट वैल्यू होता है टेल और टेल के बीच में, वेक्टर का टेल और टेल के बीच में द स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है।
टेल एंड टेल के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, घूम क्यों रहा है स्ट्रीम, ठीक है, इसका डायगोनल है ये, ठीक है, मान लीजिए ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो हम क्या करें, तो दिस इज द रिजल्टेंट फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ एक पैरेललोग्राम बना देंगे, थोड़ा अच्छे से आपको लगे, ठीक है। एक पैरेललोग्राम यहाँ बनाए, और यहाँ बनाने के लिए मैं हेल्प ले लेता हूँ इस लाइन का। एक पैरेललोग्राम यहाँ बना देते हैं, एक लाइन यहाँ, इसका पैरेलल, देखिए ये आपका पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है, अच्छा खासा। इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं M, इसका नाम रख देते हैं एंड का N। तो PQML, LM बोलना अच्छा रहेगा, L के बाद M आता है, L के बाद M आता है। क्या किए 10 दिन पढ़ाई वढ़ाई हुआ, मैथ्स का क्लास हो रहा है बाबू, जो लड़ पाएगा वो बचेगा, जो नहीं लड़ पाएगा वो ऊपर। तो ये जो डिजीज़ है ओल्ड एज के लिए 50 ईयर्स 40 ईयर्स के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है, तो आप लोग आपसे स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा बैच में पढ़ो, ठीक है, पूरा ये सेशन बैच में मत पढ़ना भूल से भी, ठीक है। स्कूल अगर जाते हो, स्कूल में अगर 4 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस में अगर स्टूडेंट रह सकता है तो ओके, 3 मीटर का बोला गया अभी। चलिए आइए, ठीक है, हम लोग तो कोरोना केसेस डील कर रहे हैं डेली, ठीक है, हाँ, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, एग्जैक्टली, ठीक है, मेडिकल कॉलेज इज योर कोरोना हॉस्पिटल, यू नो एज वेल, ठीक है, तो वी आर डीलिंग सच पेशेंट, वी नो, ओके। लोग जो बख्तमबाजी कर रहे हैं बहुत सारे, क्या बोले, खोल दो, ठीक है, बंद करना ही नहीं चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, ओके। आ जाइए अपने फिजिक्स पे ही मजा लेते हैं। PQLM, ठीक है, PQLM मेरा पैरेललोग्राम बन गया, लेटा देते हैं इसको ऑपरेशन थिएटर में, लेट PQLM बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कर रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ करने। पैरेललोग्राम, इसको पैरालिसिस हो गया है, पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम का सिंबल ऐसा होता है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ 11 ग्राम, ठीक है, 11 ग्राम लो ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ को मैं 11 ग्राम लॉ भी बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोल ही सकता हूँ नाउ। एंड बस ये हुआ। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ क्या जानते हैं, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ वी नो, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ व्हाट वी नो, ठीक है, क्या जानते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, कौन सा नया बात है सर, ट्राइंगल लॉ भी तो यही बोलता है जो पैरेललोग्राम बोलता है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम बोलता है वही तो ट्राइंगल बोलता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर जानबूझ के मैं गंदा लिखता हूँ, जो क्लास करेगा वही पढ़ पाएगा, ठीक है, और जो क्लास नहीं करेगा मेरा राइटिंग नहीं पहचान पाएगा, मैम को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो क्लास करे वही राइटिंग समझ पाएगा, हमको बोलता है ऐसा राइटिंग नहीं समझ, रिकॉर्डेड क्लास देखे, वह रिकॉर्डेड क्लास देखने ही नहीं देंगे तुम देखिएगा तो पूरा देखना होगा तब समझ में आएगा। तो A प्लस बी, तो सर इससे तो नहीं निकला, मजाक कर रहा है, बोले नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, क्या होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, थोड़ा पैतरा लेना होगा, कैसा पैतरा, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन सिंपल सा, कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और इस लाइन को बोले फर्दर प्रोड्यूस कर देंगे, तो फर्दर प्रोड्यूस कर देंगे, फर्दर प्रोड्यूस कर दिया मैंने, और थोड़ा इसको ऊपर कर दिया, फर्दर प्रोड्यूस किया, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके मिलाने की कोशिश किया, नहीं मिल रहा, छोड़ दिया, तो थोड़ा सा प्रोड्यूस, तो ये लाइन को कंटिन्यूस रखा मैंने, ठीक है, ये लाइन को कंटिन्यूस रखा, इसके ऊपर आ जाता ना अच्छा लगता, नहीं आने मांग रहा है तो हम क्या करें, छोड़ दिए।
प्रोड्यूस कर दिया। तो गौर कीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा फिगर बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसका नाम क्या करें, इसका भी नामकरण करना होगा, नामकरण कर देते हैं। इस जो नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल LN is drawn on line PQ PN, PN के ऊपर LN ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, ये जो A वेक्टर है, A वेक्टर का खात्मा यहीं पे हो जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है, और ये B वेक्टर का खात्मा यहाँ पे हो जा रहा है, एंड, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हो जा रहा है इस पैरेललोग्राम में, जहाँ पे एंड होता है वहीं पे हम लोग डायगोनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऊपर में हम नहीं किए, ठीक है, इसलिए। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, तो इसको मैं थोड़ा इसके बीच में लिख देता हूँ तो अच्छा लगेगा। इसको भी पोजीशनिंग ठीक कर देता हूँ, बी यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा दिखने में लगे अच्छा। ए वेक्टर यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू का मतलब है ए वेक्टर, और ये पी एम है, तो पी एम का मतलब है बी वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर मतलब है ए वेक्टर एंड पी एम वेक्टर है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, पी एम नॉट, ठीक है, पी एम है, और पी के नहीं हुआ वरना पी लेता ठीक है, बी वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा दो वेक्टर है, सेलिब्रिटी वेक्टर, और पी एल वेक्टर कौन सेलिब्रिटी है, पी एल वही सेलिब्रिटी है जिसको फाइंड करना है, ये आर वेक्टर। इतना क्लियर है। अब बात है यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पे दो काम करेंगे, थोड़ा सा मुझे नीचे करना होगा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बोले तो नखरा दिखा रहा है, अजीब है, हाँ नखरा दिखा रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतने में इसका काम तमाम करेंगे। चलिए, तो बाबू ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम जानते हैं, सर पढ़ाएं, पी क्यू का जो लेंथ होगा, इसका लेंथ जो होगा वही ए का मैग्नीट्यूड होगा, और पी एम का जो लेंथ होगा वही बी का मैग्नीट्यूड होगा। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड सिंपली ए मॉड होगा, पी एम का मैग्नीट्यूड बी मॉड होगा, और पी एल का मैग्नीट्यूड यानी आर मॉड होगा। तो ये जो लेंथ, ये साइड का जो लेंथ है, ठीक है, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। पी एल का जो लंबाई होगा वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो मेरा यहाँ पे ध्यान दे, ये जो रिजल्टेंट है वो एक ट्राइंगल इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, इस ट्राइंगल को पकड़ के रखा है, और एक इस ट्राइंगल को पकड़ के रखा है। ट्राइंगल का नाम बोलते हैं पी एन एल और पी क्यू एल आर। तो इसमें कौन सा एक स्टैंडर्ड राइट ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल देखिए स्टैंडर्ड ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये बन रहा है अजीबोगरीब ट्राइंगल, ठीक है, और ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन रहा है, ठीक है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन ट्राइंगल पी एन एल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस लगा सकते, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए, यूज किए, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्या नहीं, आर स्क्वायर इज द डायगोनल बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर पहले लिखिए कोई फर्क नहीं है, प्लस बी स्क्वायर, ये आया, तो आर मिल गया मुझे। मॉड आर लिखो या सिर्फ आर लिख दो, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। आर का वैल्यू कितना हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही गलत गलत हो गया, क्या है, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, देखिए। तो बोले सर आपने लिया पी एन एल, आप ए क्यों लिए, पी क्यों है ना, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है ना, ये तो है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन इस साइड में पी एन में रखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, बोले तो सर आप गलत किए, क्या होगा, आपने
हाइपोटेनस ठीक लिया, परपेंडिकुलर भी नहीं है दिया हुआ, ये भी अननोन है नहीं मालूम, ये भी अननोन है नहीं मालूम, तो एक्चुअल में क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज एल एन का स्क्वायर। अब बोले हाँ आप सही कर रहे हैं सर, पी एन का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस हाइपोटेनस है ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, एल एन नहीं मालूम है, एल एन नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ठीक है, एल एन नहीं मालूम है, इसको क्या लिख सकते हैं, पी एन को लिख सकते हैं तोड़ के ए प्लस क्यू एन बाई ए प्लस तुम क्यू एन हो जाओ का होल स्क्वायर। तो मेरे पास तो ये एल एन और क्यू एन नहीं मालूम है, क्या करें, फंस गए। तो इसको हम लोग बॉक्स में कर दे रहे हैं, ये मेरा आया रिजल्टेंट, नहीं मालूम ही नहीं है, तो इसको 1 कर देते हैं। ये 1 में क्या नहीं मालूम है, एल एन नहीं मालूम है, क्यू एन नहीं मालूम है, तो क्या करें, बड़ा संकट में पड़ गए। तो आपको क्या करना होगा, ये एल एन और क्यू एन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मजबूर है और कुछ नहीं, जोर ज़बरदस्ती बोला फाइंड करो। तो चलिए कोई बात नहीं है, फाइंड करते हैं, ठीक है। फाइंड करते करते क्या हुआ, फॉर किसको पहले फाइंड करना, फॉर एल एन फाइंड करना या फॉर क्यू एन, जिसको फाइंड करना सर हम फाइंड करके दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एल एन फाइंड पहले करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये साइड दो लाइन पैरेलल है, पी एम और क्यू एल पैरेलल है, ये भी एंगल थीटा होगा, जिसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन पैरेलल, ये एंगल और ये एंगल थीटा ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब सर आपने बोला तो बी वेक्टर ये है, तो ये तो उसका पैरेलल है, तो ये भी बी वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर होगा, क्यू एल वेक्टर बी वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नाउ ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्यू एन एल ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं। क्यू एन एल ट्राइंगल में देखते हैं बी वेक्टर मालूम है जो हाइपोटेनस है, और जो हमको फाइंड करना है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो एल एन का वैल्यू क्या होगा, फिर से बोलते हैं परपेंडिकुलर है एल एन और बी है हाइपोटेनस इन ट्राइंगल क्यू एन एल, तो निकाल लेते हैं, बस यहाँ पे स्टोरी खत्म है। एल एन का वैल्यू और क्यू एन का वैल्यू पुट कर देंगे, बस रिजल्टेंट मिल चुका, ठीक है, हो गया। तो एल एन इज इक्वल टू कितना आया, बी साइन थीटा, और ये दोनों इत्तेफाक से क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए बोले ना दिया हुआ था, आपको हमेशा वेक्टर और उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया रहेगा, ठीक है। तो एल एन मिल गया। सिमिलरली एल एन पुट करने से पहले क्यू एन का वैल्यू निकालें, फॉर क्यू एन के लिए भी सेम वही ट्राइंगल रखें, यही ट्राइंगल क्यू एन एल, तो भाई उसी ट्राइंगल के पास चले जाएं। क्यू एन क्या दिख रहा है, बेस थीटा के अलॉन्ग है, बी क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, क्यू एन बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्यू एन क्या होगा बाबू, बी कॉस थीटा। देखिए पाइथागोरस लगाएं, सिंपल सा कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगाएं, उसमें दो अननोन चीज आ रहा है, एल एन और क्यू एन, इन दोनों का वैल्यू आ गया, जस्ट चुपचाप शराफत से, ठीक है, एकदम ईमानदारी से यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं, एकदम ईमानदारी से यहाँ पे एकदम चुपचाप खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पुट कर दे। जैसे पुट कर दिए, इसी ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए बी और थीटा है, बस ए बी और थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब बात है, मेरा यही रिजल्टेंट है, ठीक है, यही रिजल्टेंट। बोले सर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको थोड़ा हम और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो बोला गया कि मतलब क्या होता है, खाली दिमाग क्या होता है, एम्प्टी माइंड्स डेविल होम ना, ठीक है। तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो बोले सर हम इसको और इसको छेड़छाड़ करेंगे, तो साइंटिस्ट लोग इसको छेड़छाड़ किया, बोले हम और सिंपल बनाएंगे, दुनिया सिंप्लिसिटी पे जाता है, तो हम इसको और सिंपल करेंगे।
तो ये सिंपल करने के लिए क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इसका परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया, ए स्क्वायर। मतलब बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो यही सब करता है लोग, है ना, हम लोगों के ऊपर बोझ भर आता है फिजिक्स का। 2ab cos थीटा, बोले हम और सिंपल कर देंगे, अरे साइंटिस्ट लोग में कंपटीशन है। ये दोनों भाई साहब में बी स्क्वायर कॉमन है, बोले और ए स्क्वायर को पहले मैं लिख दिया, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये आप ड्राइव कीजिए घर में भी, अभी तो मैं कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। बोले वाह, हेड्स ऑफ, बोले एकदम मैंने सिंपल कर दिया। बोले ऊपर में जो आप लाए थे पुट करके वो थोड़ा सिंपल नहीं लग रहा था, 2 रेशियो था, अब यहाँ पे 1 रेशियो, बहुत महान काम किया। देखें तो यही हुआ आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। क्या देखिएगा, आर इज इक्वल टू, अब बोला आर स्क्वायर क्यों लिखे हो, आर निकालना ना, तो रूट दे दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड इनटू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको लग रहा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके ऊपर सिर्फ रूट दे दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जस्ट 2ab के साथ एक्स्ट्रा कॉस थीटा लग गया, तो ये बन गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। याद रखना बहुत आसान, ये हम लोग का जो एल्जेब्रा स्टार्ट हुआ था, हिस्ट्री ऑफ एल्जेब्रा पैदा जब हुआ था एल्जेब्रा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो वही फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट में है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिर्फ यहाँ पे 2ab के साथ कॉस थीटा लगा देना, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देख लीजिए, एकदम सिंपल से बताने की कोशिश किया। ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इससे बोल दूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस जैसे लगाइएगा आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। मगर यहाँ पे 2 क्वांटिटी अननोन आ गया, ln और qn। अननोन इसलिए बोले कि a और b और थीटा मुझे दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं रहेगा, तो ln और qn का वैल्यू मैं शराफत से निकाला और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब बात है कि इसको और सिंप्लीफाई कीजिए सर, कर दिया, करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला आ गया तो बस हैट्स ऑफ, क्लैप कीजिए जिसने किया। ये किसका कमाल होगा, ये न्यूटन का ही कमाल है, टेंशन मत लिए। सोचिए न्यूटन कितना सोचता रहता था, एक टर्म को उठा के इधर, दूसरे टर्म को उठा के इधर, ठीक है। तो मैथमेटिशियन लोग बैठे बैठे ना फॉर्मूला ड्राइव कर, न्यूटन बैठे बैठे सोचते सोचते नए नए फॉर्मूले ड्राइव कर देते थे, ठीक है। एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है, एक कौन बोला था, एप्पल नीचे गिर रहा है, ठीक है। एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, चाय पीने पे कंसंट्रेशन नहीं, खाने पीने पे कंसंट्रेशन नहीं, कैसे लगेगा बॉडी में, वो तो एप्पल को सिर्फ देख ही रहा है, खाएगा नहीं, ठीक है। खाना भी तो पड़ेगा ना, तब ना बॉडी में एनर्जी मिलेगा। देखते ही देखते सारा दिन कट गया, समझे, सारा दिन कट गया, रात कट रहा है, कटते कटते बेचारा परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि हम लोग को ऊपर ग्रेविटेशन थोप दिया, ठीक है। मतलब फिजिक्स में एक ग्रेविटेशन लॉ चैप्टर डाल दिया, ठीक है, इतना परेशान आत्मा था, ठीक है। तो देख लिए, ये हुआ मैग्नीट्यूड। अब बात है डायरेक्शन का, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, देखिए एक से, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके फिर से नीचे दे रहा हूं, ओहो, इसको डायरेक्शन क्या होगा, तो फिर से ये
डायग्राम का हेल्प लगेगा, लेकिन ये डायग्राम मुझे नीचे मिलेगा नहीं, इसीलिए मैं नीचे लेने के लिए इसको फिर से कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से ले लिया, उसी डायग्राम को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। उसी डायग्राम को दोबारा, डायरेक्शन 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 कैसे निकलेगा, बहुत टेंशन हो गया। डायरेक्शन, ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, आधा ही काम हुआ। डायरेक्शन क्या हुआ, कितना ऐड आता है ना, अर्बन प्रो ये वो। डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन है अल्फा। डायरेक्शन जो लेते हैं वो हमेशा रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो हॉरिजेंटल वेक्टर के साथ हम लोग लेते हैं अल्फा, हॉरिजेंटल वेक्टर के साथ लेते हैं अल्फा। तो अगेन इन ट्राइंगल वही बकरा, पी एन एल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन एल, ये एंगल है अल्फा, है ना। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, एल एन परपेंडिकुलर है और एन पी बेस है या पी एन बेस है, पी एल हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे इजी, सबसे सिंपल, दुनिया में सब ट्रिगो के वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रिगो द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज टेंजेंट, टैन थीटा, ठीक है। सिंपल, बेचारा शरीफ है बहुत, ठीक है, बहुत शरीफ है, इन्फिनिटी तक वैल्यू है ना, इससे बहुत शरीफ है। टैन थीटा का वैल्यू निकालें, टैन थीटा नहीं, टैन अल्फा का निकालेंगे। टेंजेंट बोले ठीक है, लेकिन थीटा नहीं है, यहाँ अल्फा है। टैन अल्फा भैया क्या होगा, टैन अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टैन अल्फा। टैन अल्फा क्या होगा सर, जानते हैं हम, बोलिए। तो एन परपेंडिकुलर एन एल बाई बेस पी एन, या एल एन एन एल एन एन, जो बोलिए, आपको एल एन लिया था तो एल एन। क्या हो रहा है, पेन भी बहुत दिन बाद क्लास हुआ ना, इसलिए पेन। ठीक है, एल एन का मतलब अभी निकाले थे, एल एन मतलब एल एन नहीं, ये भाई एल एन नहीं, ये यूनिक क्लासेस, ठीक है। एल एन का वैल्यू क्या निकला था, बी साइन थीटा, क्यू एन का वैल्यू नहीं मालूम, बी कॉस थीटा, ये मिला था। तो अरे मुझे तो एल एन का मालूम है सर, एल एन का मतलब क्या होता है, बी साइन थीटा, आपने तो अभी बता दिया। और पी एन का मतलब क्या है, वो सर आपने तो अभी बोला है, इसको और इसको जोड़ दीजिए। क्यू एन भी तो मालूम है, क्यू एन कितना है, इसका है बी कॉस थीटा, लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये भाई साहब जो क्वेश्चन मार्क मारा हुआ, ये आया था बी साइन थीटा, उसी को दोबारा से पुट कर देता हूँ यहाँ। तो क्या हुआ, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हुआ टैन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा भैया है निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, टैन को इधर उठा के ले आएंगे और ये इन्वर्स हो जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये मेरा डायरेक्शन हुआ, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में। अब बी और साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करोगे, तो मान लियो वैल्यू 1 आया, तो टैन अल्फा 1 कब होता है हम जानते हैं, 45 डिग्री। अगर मान लीजिए सपोज टैन अल्फा का वैल्यू आ गया 1, तो 1 तो हम जानते हैं टैन 45 डिग्री पे होता है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, तो उस टाइम में अल्फा 45 डिग्री। तो यही कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ आर, यही कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया मैग्नीट्यूड जो नंबर के फॉर्म में आएगा, ये क्या आएगा नंबर, जैसे फोर्स है, फोर्स कितना न्यूटन है, तो वो फोर्स का 10 न्यूटन होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट एक्ट कर रहा है, या साउथ ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। तो देखिए मेरे ख्याल से डायरेक्शन ज़्यादा इजी था, डायरेक्शन में कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो था मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में पाइथागोरस थ्योरम, मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाए, और डायरेक्शन के लिए टैन अल्फा का रेशियो ले, टैन अल्फा रेशियो लिया, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, सिंपल तरीका है, तो याद कैसे रहेगा, अगर कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी हो गया, तो फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा तरीका है, ऊपर साइन और नीचे एक कॉस होगा, कंपलसरी है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, साइन और कॉस होगा, ठीक है। टैन है तो ऊपर साइन नीचे कॉस होगा। अब नीचे में प्लस होता है, एक फ्री वेक्टर होता है, तो कौन सा फ्री वेक्टर होगा, कौन सा पेड वेक्टर, सॉरी कौन सा अटैच्ड वेक्टर होगा,
तो साइन और कॉस के साथ जो अटैच वेक्टर होगा याद रखिएगा वो हमेशा हमेशा वर्टिकल वेक्टर होगा। जो वेक्टर वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब क्या हुआ, वर्टिकल मतलब केस जो आपका जमीन पे नहीं है, जमीन से अवे जो है, तो जमीन से अवे में बी वेक्टर है, तो बी इसके साथ अटैच वेक्टर होगा। और फ्री वेक्टर कौन होगा, फ्री वेक्टर हमेशा बेस वेक्टर होगा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फ्री वेक्टर इज योर बेस वेक्टर। तो जैसे आपको दिया, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपको मैं इस तरह दे दिया, ये हुआ क्यू वेक्टर, अब इस तरह पी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है आर वेक्टर। एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा बना निकालना है, ये थीटा है, तो बोला है टेन अल्फा कितना होगा, तो टेन अल्फा कितना होगा, सिंपल क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ऊपर में साइन थीटा होगा और नीचे में कॉस थीटा होगा। इसके साथ अटैच वेक्टर कौन होगा, जो वर्टिकल में, पी वर्टिकल में ना, क्यों, तो पी तो जमीन के अलोंग है, यानी एंगल के अलोंग वाले वेक्टर को पी जमीन के अलोंग बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और क्यों क्या वर्टिकल, तो क्यों अटैच्ड वेक्टर होगा, और फ्री वेक्टर कौन होगा, बेस वेक्टर, दैट इज पी। तो याद रखिए एक हुआ अटैच्ड वेक्टर और एक हुआ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर हमेशा बेस वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर हमेशा जो जुड़ेगा वो बेस वेक्टर, या आप यही याद है बेस वेक्टर पहले ले लीजिए, उसके बाद अटैच वेक्टर जो बचा वो रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जैसा भी इसमें क्वेश्चन दे दे, जैसे भी पोजीशन में दे दे, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। बेस वेक्टर यानी ये बेस वेक्टर है, एंगल के अलॉन्ग वाले वेक्टर को बेस बोलते हैं। तो आपको अगर ऐसा दे दे तो भी आप बोल सकते हो, देखो इस तरह दे दे, वैसा इस तरह दिया हुआ, कैसे करें, एल वेक्टर एम वेक्टर, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर, हमेशा दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट, ये है अल्फा, दोनों के बीच में थीटा। तो अब कैसे करें सर, आर क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा इस केस में क्या होगा, इस केस में टेन अल्फा, सिंपल, आप नीचे में बेस वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, तो कौन है बेस वेक्टर, एंगल के अलोंग, अल्फा के अलोंग जो वेक्टर है दैट इज बेस वेक्टर, उसको लिख दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड प्लस दे दीजिए, ऊपर में साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। अब अटैच्ड वेक्टर कौन होगा, उसके साथ जुड़ा हुआ वेक्टर कौन होगा, जो बचा, एम अगर फ्री है तो बचा कौन है, एल, तो एल को यहाँ पे इंटू कर दीजिए, एकदम शॉर्टकट, ठीक है, याद रखने का। डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, मैग्नीट्यूड तो भाई साहब वही रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 एल एम कॉस थीटा। इसमें कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा कि इसमें है डायरेक्शन को लेके होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने जो बताया, फ्री वेक्टर लेंगे या बेस वेक्टर जो एंगल के अलोंग होगा, और एंगल से दूर वाला जो होगा वो अटैच्ड वेक्टर होगा, ठीक है, हुज़ैफा अटैच्ड वेक्टर होगा। तो मेरे पास दो फॉर्मूला आया, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, इसको याद रखिएगा, याद रखना पर न्यूमेरिकल आता है और इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो दुनिया में कभी भी वेक्टर के बारे में बात हो तो आपको आर निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, कि आर का मतलब कोई भी वेक्टर दुनिया का हो सकता है, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, कोई भी वेक्टर, और आपको डायरेक्शन के लिए अल्फा निकालना होगा। तो इसमें कुछ केसेस है जो पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में, ठीक है, फिजिक्स के पूरे फिजिक्स वर्ल्ड को हिला के रखा है, यानी फिजिक्स में कहीं पे भी मूव करोगे, कहीं पे भी फिजिक्स के वर्ल्ड में कहीं पे भी मूव करोगे, और अगर वेक्टर से कहीं सामना हो जाता है, शेर से सामना हो जाता है तो क्या होता है, डर लगता है, तो अगर वेक्टर से सामना हो जाता है तो आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट केसेस याद रखने पड़ेंगे, वो कोर्ट वाले केस नहीं, इंपोर्ट केस हो गया, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिए तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस, पैरेललोग्राम के तीन इंपॉर्टेंट केसेस है, तीन, बस तीन, ये तीन ही स्टूडेंट को पूरा एकदम मेंटली ये कर देता, घुमा देता न्यूमेरिकल में। दुनिया में कहीं पे भी अगर आप 11-12 का दुनिया में, वर्ल्ड में, दुनिया मतलब अभी यही आपका फिजिक्स वर्ल्ड में, आप कहीं पे वेक्टर से खेलोगे या वेक्टर से लड़ने जाओगे
तो आपको ये 3 केस वहाँ पे यूज होगा ही होगा 100%। ठीक है, 100% बोला, नॉट 1%। अगर आपको नहीं आता है तो आपका फिजिक्स वीक है। ठीक है, ये नहीं आता। बस ये 3 केस देखिए, बहुत इजी केस है। ये 3 केस लोग भूल जाते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल में इसको भूल जाते हैं। क्या? केस 1, तारीख नहीं देंगे, टेंशन मत लिए। 2 वेक्टर आपस में पैरेलल है। क्या है? 2 वेक्टर आपस में पैरेलल है। देखिए बना दिया पैरेलल, एकदम पैरेलल दिख रहा है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर फॉर पैरेलल वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री थीटा। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो निकाल लेते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री कितना होता है बोलिए हुसैफा? भूल गए हम। कॉस 0 कितना होता है? वैसे भूल गए, फिजिक्स पढ़ा भूल गए। वो 14 साल से 14 ईयर्स से पढ़ा रहे ना, भूल गए। बताइए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू है 0, थीटा का वैल्यू 0, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? बोलिए बोलिए। वेदर बहुत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा। 0 डिग्री कॉस 0 कितना होगा हुसैफा? बोलिए। बहुत सारे का नेटवर्क इशू अभी भी चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन किए हैं कि बोल रहे सर नेटवर्क इश्यू है, इसीलिए क्लास इनरोल नहीं कर पा रहे। आपके फ्रेंड लोग भी अगर इनरोल करना है कराइए। कहाँ है? आंसर नहीं दे रहे, क्लास नहीं करते हैं क्या? अब तो ऐसा कर रहे हैं कि स्कूल वाला हो गया। हम लोग स्कूल वाला क्लास नहीं कर रहे हैं। आंसर दीजिए। कॉस 0 डिग्री क्या होगा? 1। वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। तो 1 हो गया, इसको 1 कर दिए तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो कबाब में हड्डा था। ठीक है, 1 तो ये क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट है उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा ना। तो r का मैग्नीट्यूड हो गया a प्लस बी। ठीक है, इसको प्यार इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर। एक ही माने, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा रहेगा। आप बनाने के वक्त आप वो यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो क्या हुआ मेरा? 2 वेक्टर आपस में अगर पैरेलल होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दिया, आलू प्याज की तरह जोड़ दिए। 2 केजी आलू है और आपका 5 केजी प्याज है, तो 2 केजी प्लस 5 केजी 7 केजी होता है। तो यहाँ पे ये स्केलर की तरह इसको पकड़ के जोड़ दीजिए। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। ये जो वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ये मैक्सिमम वैल्यू है बाबू, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी उसका सम। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किधर होगा? तो याद रखिएगा कि दो फोर्स है, मान लें फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक आदमी पे फोर्स लगा रहा है, एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, यानी यहाँ पे एक बॉडी है, फोर्स डाल रहा है, तो ये बॉडी किधर मूव करेगा? तो इसका रिजल्टेंट जो मोशन होगा वो इसी तरफ होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम होगा। फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स से भी हम लोग समझ सकते हैं इसका इफेक्ट। ठीक है, केस टू में वही बोला, वही केस 2 हो गया कि 2 वेक्टर एक दूसरे का ऑपोजिट है, तब क्या होगा? रहने दीजिए, ऑपोजिट है तो मैं क्या करूं। ये भाई साहब बोला हम इधर जाएंगे और वो भाई साहब बोला मैं इधर जाऊंगा, बोला मैं इधर जाऊंगा, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो एक दूसरे से अलग है मतलब कुछ इस तरह, इसको उठा करके एक दूसरे से अलग है, रहो अलग, यहाँ टेल से टेल को इसको मिलेगा, बहुत टफ है। थोड़ा थोड़ा करीब करीब मिला दिया, नहीं तो मैं अब अपना तो मिटा के
एक दूसरे के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में है मतलब ऑपोजिट वेक्टर। अब बनेगा नहीं बना, एक दूसरे से दिख रहा है लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर का नाम दे दिया ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम दे दिया बी वेक्टर, तो दोनों का टेल यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ मिला है। ये दोनों का टेल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मिनिमम 180 डिग्री। तो ऑपोजिट वेक्टर अगर होगा, अब इसमें से कौन बड़ा, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ऑपोजिट वेक्टर, ठीक है। ऑपोजिट वेक्टर थीटा कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। डायरेक्ट कॉस थीटा का वैल्यू बोल देते कितना होगा, कॉस 180 कितना होता है, बोलिए हुज़ैफा। कॉस 180 डिग्री कितना होगा बोलिए, मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कॉस 180 डिग्री इज हाउ मच, हाउ मच, कॉस 180 डिग्री इज हाउ मच, आता है तो बताइए, नहीं तो बोलिए पास कर दीजिए मेरे ऊपर, पास। कॉस 180 कितना होता है, कितना होता है बोलिए। कॉस 180 कितना होता है, टाइम कितना हुआ, पास, -1, -1, -1, पास कर दिए तो हम भी आंसर दे दिए। तो -1 अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या, देखिए हमको, देखिए फिजिक्स पढ़ रही है और आपको बता दें कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, यही पूरा सारा हर कंपटीशन में लगेगा, लेकिन लोग ठीक से पढ़ने नहीं मांगते। क्यों, तो आप ही तो बोल रहे नहीं पढ़ेंगे, कि मेरे सीनियर लोग मना किया, ठीक है, सीनियर लोग मना किया है कि करियर को बनाओ मत ठीक है, नीट ज्वाइंट मत जानो, ठीक है। मैं एक बात बता दूं कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो ना, वही एकदम 100% सेम सिलेबस वहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन में, ठीक है। ऐसा कहीं कोई भी सेगमेंट में नहीं है जो अपना बोर्ड का पढ़ते पढ़ते वही चीज़ को आपको कंपटीशन में लिखना है। एक्चुअल क्या होता है, लोग 11 एंड 12 में मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं कि हमको वो कंपटीशन देना है, जिसके वजह से वो 1-2 साल अपना और वेस्ट करते हैं। तो मेंटल जो प्रिपरेशन होता है ना, एक्चुअल में बड़े बड़े जो भी कोचिंग है रिनॉन्ड है ना, मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, वो उसी मेंटल प्रिपरेशन करने का और गाइडेंस देने का ही वो पैसा चार्ज करते हैं। कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते नहीं, और क्वेश्चन वहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा जो होता है, प्रैक्टिसेस ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, थ्योरीज चेंज नहीं होते हैं, थ्योरीज वही रहते हैं, लेकिन ये थ्योरी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो भूल जाता लोग, यही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। हम तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, इस पर रूट आ जाता, या ये भी हो सकता था b माइनस ए। तो जब ये कब होगा, जब इफ a इज ग्रेटर देन b, और ये कब होगा, इफ b इज ग्रेटर देन a, यानी b अगर 5 है, a अगर 4 है या 2 है तो ये होगा, और अगर a बड़ा है तो a माइनस ए पहले होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है, क्या है, मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया, मिनिमम वैल्यू भी, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन के बारे में बात करें, आर्ग्यूमेंट करें, डिबेट करें, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक भाई साहब इधर जा रहा है, एक भाई साहब इधर जा रहा है, कॉमन सा बात है। तो एक आदमी इधर टान रहा है, एक आदमी इधर टान, अगर बी भरा हुआ तो ये बॉडी बी के तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा जब b ग्रेटर देन a होगा, और अगर a भरा हुआ तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा जब a इज ग्रेटर देन b होगा। तो वो जो फोर्स भरा होगा उसके तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है केस, यहाँ पे इफ अगर इसी में बोले a इज इक्वल टू b, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, अगर वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो r इज इक्वल टू 0 होगा। तो दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट आपस में 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, यानी a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसको इस तरह लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में,
दो वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है, तो उस टाइम में रिजल्टेंट 0 होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। लास्ट केस है, लास्ट केस बताने से पहले इन दोनों का कंक्लूजन बता दूं, तो आर वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, याद रखिएगा, मिनिमम वैल्यू है a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार देके जो जो स्टार है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों से आया। पहला तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर हैज 0 रिजल्टेंट। दूसरा क्या है, इसका लाई करता है रेंज, रेंज की आप पूछेगा, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ मॉड आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये या तो इसके बराबर हो सकता है सबसे कम, या इतना हो सकता है। तो आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, बोला है क्वेश्चन इसमें दिया है, यहाँ इससे क्वेश्चन दे रहा हूं, तब से इफ mod of a vector is equal to 5 and mod of b vector is equal to 3, ये न्यूटन है, ये भी न्यूटन, दो फोर्स दिया हुआ, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ठीक है। देन आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैन नॉट बी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ए और बी ये हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। 1 न्यूटन, बी 2 न्यूटन, सी 4 न्यूटन, डी 7 न्यूटन, क्या नहीं हो सकता पूछा है, क्या नहीं हो सकता, इस पे बेस करके क्वेश्चन दिया, रेंज पे। ये दो वेक्टर है, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड रख रहा है और एक वेक्टर रख रहा है मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन या 7 न्यूटन, ये क्वेश्चन है। बोलिए आंसर, बोलिए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता, कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता, दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का पॉसिबिलिटी क्या क्या है और क्या नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन में कोई एक नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर दो वेक्टर यानी दो फोर्स दे दिया, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, आप जैसे भी उसको लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड इस 4 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बताइए, विच वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, विच वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, बोलिए, या पास, नहीं बोल पाएगा तो पास बोलिए, इस पे बेस करके रिजल्टेंट का नहीं, ओके, कहाँ से कहाँ लाएगा, दो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट का तो रेंज दिया हुआ, रेंज क्या होगा बोलिए, रेंज क्या होगा, एक होगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 से लेकर के कहाँ लाई करेगा, 5 माइनस 3 के इक्वल या बड़ा, और 5 प्लस 3 के छोटा या बड़ा, छोटा या इक्वल, तो ये हुआ 2 मॉड आर, तो आर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 न्यूटन से लेकर के 8 न्यूटन, 2 और 8 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन हो सकता है रिजल्टेंट, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो पॉसिबल रिजल्टेंट क्या हुआ, पॉसिबल रिजल्टेंट आपका क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबल रिजल्टेंट क्या हो सकता है, मैंने बोला 2 हो सकता है न्यूटन, 2 से लेके 8 तक जो नंबर सब 4 5 6 7 पूरा करके दिखा दो 8, तो ये पॉसिबल रिजल्टेंट है। इस केस में कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है,
हाँ मतलब 1 नहीं हो सकता, यही तो बोला मैंने। देखिए इमीडिएट क्वेश्चन दिया, इसी को अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अटेंशन है कि नहीं? चलिए आइए, तो समझ में आ गया। तो जब कभी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, यू कैन इजीली से उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, उसी रेंज में आपका आंसर रहेगा, से बाहर कभी नहीं आएगा। केस 3 ये भेज दूंगा, तो आप उसको कॉपी करके मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग वेबसाइट में एक लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपको अपलोड ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको होमवर्क आप मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उसको फिर सेंड कर रहे हैं, यू हैव टू फेयर दैट थिंग, क्योंकि आपको क्लास में फेयर करने नहीं बोल रहे हैं। क्लास में आप रफ लिखो एकदम, अगर शॉर्ट में लिखना है रफ, सिर्फ हेडिंग लिख दो ताकि याद रहे कि ये पढ़ाई हुआ। उसके बाद उसको फेयर करके नेक्स्ट क्लास से पहले भेजना है आपको। अभी फ़िलहाल व्हाट्सअप कीजिएगा, कैम स्कैनर से स्कैन करके PDF में व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वही आप यही जो पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स है। ठीक है, केस 3 ठीक है, केस 3 करते हैं, आज के लिए नहीं रखेंगे। केस 3 करके केस 3 नेक्स्ट डे बताते हैं ना, कितना टाइम हुआ? एक सेकेंड, केस 3 शायद केस 3 हम लोग नेक्स्ट कराते हैं, क्योंकि और भी ठीक है। केस 3 नेक्स्ट कराते हैं, बड़ा बोरिंग हो जा रहा है। केस 3 हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो इसका 3 केस है, बता दें पूरे फिजिक्स में, ये केस 1 केस 2 और जो केस 3 अभी मैं छोड़ रहा हूँ उस पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे कराऊंगा। ये तीनों केस पूरा फिजिक्स वर्ल्ड को हिला के रखा है। ठीक है, इसके बगैर मैं तो मानता हूँ फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है फिजिक्स पढ़ना, इम्पॉसिबल, समझ लिए वर्ड, इम्पॉसिबल है। जिसको बड़े बड़े रिनॉन इंस्टीट्यूट लाइटली लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रिनॉन इंस्टीट्यूट आपका लाइटली लेते हैं, फीस ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी तो फीस ले करके कोरोना है घर चले जाओ। ठीक है, बड़े बड़े रिनॉन इंस्टीट्यूट क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहे। आप यूट्यूब में जाओ और देखो, सर्च करो, उन लोग क्लास नहीं ले पा रहे। मेरा अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता तो रमज़ान के जस्ट मीडिएट बाद आपका बहुत सारे क्लास हो गए होते। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। आप बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करते रहो। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोग को बताओ कि आप सर्च करो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो क्लासेस कराते थे, बड़ा भीड़, बहुत सारे स्टूडेंट का भीड़ लगा के करवाते थे। ठीक है, अब वो क्राउड में जाना मतलब कि कोरोना को गिफ्ट में लाना। ठीक है, खुद तो बच जाओगे, सेल्फिश की में खुद तो बच जाएंगे, लेकिन मम्मी पापा नहीं बचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 40 ईयर्स से अबव वाले, 40 ईयर्स से अबव वाले को हाईली इफेक्ट करता है ये, इवन कि उनके लिए डेथ का कारण बन सकता है। 1 से 2 दिन में वो जा सकते हैं। लेकिन अगर यंग है कोई पेशेंट, मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से बिलो के लिए भी ये डेंजरस है। और कोई अगर 10 साल से 10 साल से 30 साल के रेंज में है, 30 नहीं बोलेंगे, 35 ईयर्स के बीच में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ही बिकम द कैरियर, वो अगर कैरियर है और अपने घर में किसी एजेड को दे देता है तो वो बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका इस वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, और कम्युनिटी स्प्रेडिंग तो चल ही रहा है। तो इससे आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में जो जो प्लान करके रखे हैं या इनरोल करा के रखे हैं, 1000, 50,000, 25,000, ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट, बड़ा बड़ा बात करते हैं बड़े बड़े कोचिंग में। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ये कोचिंग में इनरोल करा के रखे हुए हैं। ठीक है, हम लोग भी बड़े कोचिंग ठीक है, ठीक है, कोई भी कोचिंग में कोई डॉक्टर्स या IITians खुल के पढ़ाता नहीं है, बात नहीं करता है। ठीक है, इंचार्ज बोल करके आपको एक मार्केटिंग बंदा देगा, उससे बात करने मिलेगा। तो इंचार्ज से तो आपको बात ही नहीं करने देगा, आपको गेट से ही भगा देगा। पेरेंट्स को देखिएगा, बोलेगा गेट से ही निकल जाओ। ठीक है, इंचार्ज के तो 11 NCERT बुक आप परचेस कैसे कीजिएगा? आज तो बोले दुकान आज से खोलना है, खुल गया है, तो अभी भी नहीं। आप आज देखो, आज कॉलेज स्ट्रीट खुला है, कुछ कुछ दुकान आज से बोला गया है कि खोल देने के लिए शॉप। ठीक है, 11 NCERT अगर बुक नहीं मिल रहा है तो आप परचेस ये डाउनलोड करके यूज़ करो। ठीक है, डाउनलोड करके यूज़ करो, नोट्स बनाओ ना, अभी आप लोगों के पास टाइम है। नोट्स बनाओ, नोट्स
जो देखिए आपको बता दूं, नोट्स जो बनाओगे ना हाथ से, जो लिखा हुआ रहेगा आपका वो हमेशा दिमाग में प्रिंटेड रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। वो आप भूल जाओगे लेकिन जब देखोगे ना याद आ जाएगा। बुक में भी वही बात है, बुक में अगर टिक करके रखो वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आपका नोट का होगा मतलब ये, ठीक है। ये वाला हैंग क्यों करता है? तो नोट बनाओ और हुज़ैफ़ा देखिए, आप तुम जहाँ क्लास कर रहे हैं, मैथ्स का क्लास कर रहे हैं, वहाँ जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको इनवाइट कीजिए, ठीक है। नीट के लिए प्रॉपर गाइडेंस यहाँ मिल सकता है। अराउंड मेरे जो कलीग है, मेरा जो जूनियर्स लोग हैं, वो दैट इज़ विद इन 100 इन नीट यूजी, ठीक है। टॉप 100 स्टूडेंट लोग हैं वो लोग, उन लोग से भी आप लोग को काउंसलिंग करवा दूंगा। हम लोग से भी सुन लीजिएगा कैसे वो लोग, अभी मैं तो भाई पुराना हूँ, मैंने बोले सर आप तो बहुत साल पहले आपने मेडिकल दिया था तो आपको कुछ और लगा होगा, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम दिए हैं, इस साल अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इस साल भी जो टॉप करेगा तो मेरे अगर यहाँ मेडिकल आता है टॉप करके, टॉपर तो आएगा नहीं, टॉप 100 वाला आता है अक्सर, टॉप 100 वाला आएगा तो उससे भी बात करवाऊंगा। लेकिन लास्ट ईयर का जो टॉप 100 का उन लोग से भी कांटेक्ट कराऊंगा, बात करवाऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना। कोई एक्स्ट्रा फंडा नहीं है, सिर्फ गाइडेंस चाहिए, ठीक है। अगर गाइडेंस मिल गया तो हो गया, यहाँ गाइडेंस ही नहीं मिलता, ठीक है। अब गाइडेंस ही नहीं मिलता लोगों को, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा उनको हमारा नंबर 8440 हम लोग का 8440 पे बोलिए कॉल करने, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस हो ना, इसका आज जो भी क्लास हुआ उसका PDF अब से मिलेगा, ठीक है। वो अब से पूरा मैं PDF हम लोग भेज देंगे, ठीक है। PDF सेंड कर दिया जाएगा और आपका लॉगिन करके भी वहाँ से कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, इंतज़ार कीजिए। अच्छा नेक्स्ट सुनिए, सीमा मैम कल क्लास लेंगी, ठीक है, मैं टाइम भेज दूंगा। सीमा मैम कल क्लास लेंगी, बहुत क्लास छूट गया है इसलिए कल क्लास लेंगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 3:30 मैं टाइम बता दूंगा। ओके चलिए, थैंक यू। कोई अगर आना चाहे क्लास करेगा केमिस्ट्री का कल तो इनवाइट कीजिए, ठीक है। तो मैं ऑन डिमांड लिंक शेयर कर दूंगा अगर बोलिएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही।